प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके की डेली क्लासेज लग रही है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2024 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन से 1835, 1841, 1834 या फिर 1822। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है दोस्तों कब की गई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है दोस्तों आपके 1841 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 या फिर 30 मार्च 1949। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था, यही आपको बताना है। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है और एग्जाम में दोस्तों प्रजामंडल और एकीकरण दो ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, संयुक्त राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था और इस चरण में देखिए दोस्तों आपकी राजस्थान की मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था। राजस्थान की मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था और संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन है दोस्तों कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों इसका जो है आपके उद्घाटन हुआ था। और ये दोस्तों आपके राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण था जिसमें मेवाड़ का विलय हुआ था, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चौहानों ने, परमारों ने, राठौड़ों ने या फिर मौर्यों ने? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो आपके जालोर दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है जालोर दुर्ग के बारे में। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। टोटल 50 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और प्रत्येक प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होता है, इसलिए क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जालोर दुर्ग की मैं बात करूं, इसका निर्माण दोस्तों आपके परमारों ने करवाया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, तांबे की कुल्हाड़ियां किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहड़ से या फिर बैराट से? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तांबे की जो कुल्हाड़ियां है दोस्तों कौन से पुरातात्विक स्थल से मिली है? राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न है और एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। तांबे की कुल्हाड़ियों से जो है आपके कौन से पुरातात्विक स्थल से मिली है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तांबे की कुल्हाड़ियां कौन से पुरातात्विक स्थल से मिली है, यही आपको बताना है। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बेरावट? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो तांबे की कुल्हाड़ियों की मैं बात करूँ दोस्तों, आहड़ सभ्यता से आपके प्राप्त हुई है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गज सिंह ने, मान सिंह ने, अनूप सिंह ने या फिर जसवंत सिंह ने? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर का जो आपके महामंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण आपके जो है किसने करवाया था? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि महामंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है। महामंदिर की बात करें तो जोधपुर के अंदर स्थित है और इसके निर्माणकर्ता की बात करूं दोस्तों, निर्माणकर्ता के बारे में पूछा जाता है किसने इसका निर्माण करवाया था? तो गज सिंह, मान सिंह, अनूप सिंह या फिर जसवंत सिंह? देखिए, जोधपुर के महामंदिर की बात करूं, यहाँ देखिए नाथ संप्रदाय की आपके प्रधान पीठ है। नाथ संप्रदाय की अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन से दोस्तों स्थान पर आपके नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो जोधपुर के महामंदिर में आपके नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके निर्माणकर्ता की बात करूं तो देखिए मान सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, दाऊदी बोहरा संप्रदाय प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? बीनमाल के अंदर, रणकपुर के अंदर, गलियाकोट के अंदर या फिर ओसिया के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। देखिए, साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है ताकि दोस्तों आपको मालूम चल सके कितनी आपकी स्टडी है और कितनी आपकी तैयारी हो रही है।
दाऊदी बोहरा संप्रदाय की बात करूं, इसका प्रमुख जो केंद्र है दोस्तों वो आपके गलियाकोट के अंदर स्थित है। गलियाकोट अगर ऑप्शन में आए तो दोस्तों डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गलियाकोट आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, अलवर भरतपुर का, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, या फिर शेखावटी का? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। गरबा नृत्य दोस्तों कौन से जिलों का प्रसिद्ध है या कौन से जिले का प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। गरबा नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए शेखावटी का आपको प्रसिद्ध है, गिद्ध नृत्य प्रसिद्ध है शेखावटी का, गिद्ध नृत्य जो है आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर गरबा नृत्य के बारे में पूछा गया है, तो गरबा नृत्य की बात करूँ ये दोस्तों आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि राजस्थान का जो वागड़ क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र है, वो दोस्तों आपके गरबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राव रामचंद्र और हीरालाल ने, रायचंद और नरपत सिंह ने, जयचंद्र और मावत खान ने, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? धौलपुर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व इनमें से किसने किया था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। धौलपुर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए राजस्थान में सबसे पहले क्रांति हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। उसके बाद दोस्तों ये क्रांति राजस्थान के विभिन्न रियासतों या राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में फैली थी। तो धौलपुर में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व आपके राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। यानी कि पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न पूछा गया है प्रताप सिंह बारड को कौन से कांड में गिरफ्तार किया गया? आरा हत्याकांड, बनारस हत्याकांड, महत हत्याकांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। प्रताप सिंह बारड को कौन से हत्याकांड में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये प्रताप सिंह बारड आपके देखिए केसरी सिंह बारड के दोस्तों पुत्र थे, और जो आपके जोरावर सिंह बारड है उनके दोस्तों आपके भतीजे थे। जोरावर सिंह बारड के भतीजे थे। और प्रताप सिंह बारड को दोस्तों आपके बनारस हत्याकांड में दोस्तों सजा मिली थी या गिरफ्तार किया गया था। और इनको कौन से जेल में रखा गया था? तो इन्हें दोस्तों आपके बरेली जेल में रखा गया था। बरेली जेल में आपका दोस्तों प्रताप सिंह बारड को रखा गया था और बनारस हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बूंदी किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? विजय सिंह पथिक, नाना भाई पटेल, नैनू राम, या फिर रामनारायण चौधरी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बूंदी जो किसान आंदोलन था वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए रामनारायण चौधरी की मैं बात करूं, इन्होंने दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू आपके चित्तौड़गढ़ है, जिससे कि आपके बोलशेविक समझौता बेंगू किसान आंदोलन के अंतर्गत होता है। ये भी पूछा जाता है कि बोलशेविक जो समझौता है कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके नाना भाई पटेल और विजय सिंह पथिक है, ये दोनों ही दोस्तों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया कि ये किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। जबकि बूंदी किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों नैनू राम शर्मा के अध्यक्षता में दोस्तों आपके जो है बूंदी किसान आंदोलन जो है शुरू हुआ था। यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया पंडित अबिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1936 में, 1938 में, 1939 में, या फिर 1940 में। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अबिन हरि ने की थी। और कब की थी यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। तो पंडित अबिन हरि की मैं बात करूं दोस्तों, कोटा प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी 1939 के अंदर। यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया चित्रकूट नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? आमेर दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग को। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। चित्रकूट दुर्ग इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि चित्रकूट नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है, यही आपको बताना है। तो आमेर दुर्ग की मैं बात करूं, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग आपके दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों कदमी महल भी स्थित है। बीकानेर दुर्ग दोस्तों आपके बीकानेर का दुर्ग का नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग, और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर स्थित है, और इसे दोस्तों मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। चित्रकूट दुर्ग की बात करें दोस्तों आपके चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग को एक और नाम से पूछते हैं, जो कि राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव किससे कहते हैं? तो आपके चित्तौड़ दुर्ग को भी कहते हैं, ठीक है ना।
चित्रकूट दोस्तों चित्तौड़गढ़ को कहते हैं और इसका निर्माण फिर चित्रांग मौर्य ने कराया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका। और जौहर जौहर दुर्ग के नाम से जो एकमात्र दुर्ग प्रसिद्ध है वो आपके चित्तौड़ दुर्ग प्रसिद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जयसागर झील किस जिले में स्थित है? नागौर के अंदर, अलवर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर अजमेर के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जयसागर झील किस जिले में स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। जयसागर झील की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए जयसागर झील की बात करूं, अलवर जिले में स्थित है। जयसागर झील कहां पर स्थित है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, सुंदा माता भालू अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 2008 में, 2010 में, 2009 में या फिर 2013 में? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सुंदा माता भालू अभ्यारण्य। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए सुंदा माता में दोस्तों राजस्थान का प्रथम रोपवे दोस्तों सुंदा माता जो कि जालोर के अंदर है, प्रथम रोपवे यहाँ पर बनाया गया था। और सुंदा माता भालू अभ्यारण्य जो है वो आपके 2010 के अंदर बना था, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, चांदी की जावर की खान की खोज किसके शासनकाल में हुई थी? राणा लाका, राणा कुंभा, राणा मोकल या फिर राणा सांगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। चांदी की जो जावर की खान है दोस्तों वो किसके शासनकाल में दोस्तों खोजी गई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? देखिए राणा लाका के काल में देखिए एक झील का निर्माण हुआ था, जिसका निर्माण एक बंजारा ने करवाया था, पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण दोस्तों राणा लाका के समय में हुआ था। इसके अलावा चांदी की जो जावर की कौन है, जावर की खान है, जावर आपके मालूम है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर स्थित है खान। और इसकी खोज भी दोस्तों आपके राणा लाका के शासनकाल में हुई थी। तो दो प्रमुख चीजें राणा लाका के शासनकाल में हुई थी, एक तो देखिए आपके पिछोला झील का निर्माण हुआ था, और दूसरा दोस्तों चांदी की जावर की खान की खोज हुई थी। यानी पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई है? प्रेमल देवी, उमा देवी, तारा देवी या फिर बीजल देवी? यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। रूठी रानी के नाम से, रूठी रानी के नाम से इनमें से कौन सी रानी दोस्तों प्रसिद्ध हुई है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए, और साथ साथ में दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आपको आंसर बताते रहना, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखिए रूठी रानी की मैं बात करूं, रूठी रानी की बात करूं तो आपके उमादे प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दोस्तों आजीवन दोस्तों रूट कर दोस्तों आपके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी, अपने पति से तारागढ़ दुर्ग में रही थी, अजमेर में, जो कि अजमेर के अंदर है। आजीवन दोस्तों उनसे रूट कर दोस्तों अजमेर के तारागढ़ में रही थी, इसी कारण इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रेमल देवी है, ये जो प्रेमल देवी है दोस्तों, तारा देवी की बात करूं, तारागढ़ का जो निर्माण है, अजमेर वाला जो तारागढ़ है, उसका निर्माण दोस्तों तारा देवी के नाम से ही दोस्तों आपका जो है पड़ा था, ठीक है ना। और ये दोस्तों प्रेमल देवी के बारे में तो नौलखा बावड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने, ठीक है ना, जो कि बूंदी के अंदर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है नौलखा बावड़ी। तो प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। तो रूठी रानी के नाम से आपकी उमादे प्रसिद्ध है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? भगवान दास को, टोडरमल को, जलाल खान को या फिर मान सिंह को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अकबर ने जो है फरजंद की उपाधि इनमें से किसको प्रदान की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए, सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? देखिए अकबर ने, मैं बात करूं, अकबर ने दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे थे। 1572 में भेजा था एक, उसके बाद तीनों दोस्तों आपके 1573 में भेजे थे। तो सबसे पहले जलाल खान को भेजा था, उसके बाद दोस्तों मान सिंह को भेजा था, उसके बाद देखिए आपके भगवान दास को, और अंत में टोडरमल को, ठीक है ना। तो टोडरमल जो थे आपके इनके वित्त मंत्री थे, अकबर के वित्त मंत्री थे आपके टोडरमल। सबसे एंड में दोस्तों 1573 में दोस्तों अकबर ने भेजा था, और अकबर ने फरजंद की जो उपाधि है वो आपके मान सिंह को दी थी, मान सिंह को दी थी। और मान सिंह की फरजंद की उपाधि का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका बेटा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मान सिंह को दोस्तों 7000 मनसबदार भी बनाया था, ठीक है ना। और 7000 मनसबदार देने वाले अकबर ने केवल 2 ही व्यक्तियों को दी थी, एक तो दोस्तों आपका मान सिंह हो जाएगा, और दूसरा अजीज कोका, ठीक है ना। अजीज कोका को दी थी, 2 ही व्यक्ति थे, 7000 का मनसबदार के हकदार थे। तो फरजंद की उपाधि इसने मान सिंह को दी थी, जिसका अर्थ होता है बेटा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, रामदेव जी का मेला इनमें से कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, भाद्रपद कृष्ण द्वितीय को या फिर भाद्रपद कृष्ण एकादशी को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। रामदेव जी का मेला इनमें से दोस्तों कब लगता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए।
देखिए रामदेव जी के मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं। देखिए राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ बिरांटिया स्थान पर, बिरांटिया जो कि आपके ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, तो बिरांटिया में दोस्तों रामदेव जी का मेला लगता है। इसके अलावा रूणीचा में प्रसिद्ध मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा रूणीचा आपके जैसलमेर के अंदर दोस्तों, जहां पर प्रसिद्ध रामदेवरा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर स्थित है, छोटा रामदेवरा आपके गुजरात के अंदर स्थित है, वहां पर भी दोस्तों आपके रामदेव जी का मेला लगता है। तो रामदेव जी का जो मेला दोस्तों आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है, एक, दो, तीन या फिर चार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके देखिए जौहर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जौहर के साथ में आप शाखा जोड़ लेते हैं, जौहर के साथ में माफ कीजिएगा, जौहर के साथ में जब आप केसरिया जोड़ लेते हैं, केसरिया जोड़ लेते हैं तो वो शाखा का रूप धारण कर लेता। तो सर्वाधिक जो शाखे हुए थे वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत आता है, इसी कारण इसे दोस्तों जौहर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर जो दुर्ग है वो आपके 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, वो भी दोस्तों आपके 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सर्वाधिक जो शाखे हुए थे वो चित्तौड़गढ़ में होते हैं। कितने हुए थे, तो टोटल 3 शाखे हुए थे। पहला हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था दोस्तों आपके 1540 में, और तीसरा हुआ था आपके 1567 में। पहला हुआ था दोस्तों रतन सिंह के काल में, दूसरा हुआ था विक्रमादित्य के काल में, और तीसरा उदय सिंह के काल में। तीनों के आपको ध्यान में रखना, सारी डिटेल यहां से प्रश्न जरूर होता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपके 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गागरोन का किला कहां पर स्थित है, जालोर, कोटा, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। गागरोन का जो किला है दोस्तों वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्पेशली बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर। और आरपी स्टडी प्योर के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक्स, क्लासेज की पीडीएफ और दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपको इससे टेलीग्राम चैनल पर लगी। तो सीधा जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, या फिर टेलीग्राम पे बिना स्पेस दिए सीधा आप सर्च करेंगे तो वहां पर दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, जिसे आप सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस शुरू हो चुकी है चैनल पर, तो डेली आपको अटेंड करनी है। गागरोन के किले की मैं बात करूं, ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। आहू और कालीसिंध 2 नदियां हैं जिनके संगम पर दोस्तों आपका जो है गागरोन का किला स्थित है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो वो आपके गागरोन का किला, ठीक है ना। तो झालावाड़ तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में कितनी सैनिक छावनियां थी, 4, 5, 6 या फिर 7। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। 1857 की क्रांति के समय टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, देखिए 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में टोटल सैनिक छावनियां थी, वो थी देखिए टोटल 6। अब कौन कौन सी थी उनके नाम आपको ध्यान रखना है। पहली छावनी है दोस्तों नसीराबाद। नसीराबाद के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति हुई है वो आपके नसीराबाद छावनी से हुई थी 18 मई 1857 को, ठीक है ना। दूसरी जो छावनी है वो नीमच छावनी है। नीमच छावनी में जो विद्रोह आता है वो देखिए 3 जून 1857 को आता है, ठीक है ना। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्यावर छावनी भी इसके अंतर्गत शामिल थी, ठीक है ना। ब्यावर छावनी भी इसके अंतर्गत शामिल थी। इसके अलावा दोस्तों खेरवाड़ा इसके अंतर्गत शामिल थी। इसके अलावा दोस्तों एरिनपुरा छावनी जिसमें दोस्तों चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों कौन सी बच गई देखिए, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर। इसके अलावा कौन सी बच गई वो आपको कमेंट में बताना। 6 सैनिक छावनियां टोटल थी दोस्तों, 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद छावनी में सबसे पहले दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो टोटल 6, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 के नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है अबुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद कहा है, मेहरानगढ़, लोहागढ़, रणथंभौर या फिर लोहागढ़। देखिए लोहागढ़ 2 बार आ गया, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। अबुल फजल ने लोहागढ़ की जगह देखिए आपके कुंभलगढ़ कर लेना, लोहागढ़ की जगह कुंभलगढ़ कर लेना आप। तो कौन से किले को बख्तरबंद कहा है, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या फिर लोहागढ़। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए जल्दी से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। तो बख्तरबंद कौन से किले को कहा, तो बख्तरबंद की संख्या दोस्तों आपके रणथंभौर दुर्ग को की, जो कि आपके सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। बख्तरबंद की संख्या दोस्तों अबुल फजल ने जो है इससे कहा था, क्योंकि दोस्तों अन्य सब दुर्ग, राजस्थान के अन्य सब दुर्ग दोस्तों खुले हुए हैं, जबकि ये आपके बख्तरबंद है, इसी कारण से बख्तरबंद की संख्या दी है रणथंभौर दुर्ग को, ठीक है ना। और किसने कहा था, अबुल फजल ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया गवरी नृत्य किस जनजाति का द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है, गरासिया, सहरिया, भील या फिर मीणा। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो गवरी नृत्य आपके दोस्तों कौन सी जनजाति के में प्रसिद्ध या कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
देखिए गौरी नृत्य का एक अन्य नाम भी है जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है। राई नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें दोस्तों कई सारे कैरेक्टर होते हैं शिव पार्वती के, और दोस्तों और भी कई सारे कैरेक्टर होते हैं जहां से प्रश्न पुटअप होता है। गौरी नृत्य की बात करूं आपकी भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा राम सागर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही के अंदर, धौलपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर करौली के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो राम सागर वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। और क्लास के एंड में बताना तो टोटल 50 में से कितने प्रश्न आप पे करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न तो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। राम सागर वन्य जीव अभयारण्य की यहाँ पर बात करें कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो राम सागर वन्य जीव अभयारण्य की मैं बात करूं तो आपके धौलपुर के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया अरावली में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, 1442 मीटर, 1380 मीटर या फिर 1722 मीटर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए एग्जाम के अंदर दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो देखिए दोस्तों चोटियों का क्रम, एक तो देखिए आपके चोटियों का क्रम पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों चोटियों की ऊंचाई का क्रम, या तो चोटियों का क्रम पूछ लेगा या फिर चोटियों की ऊंचाई का क्रम पूछ लिया जाता है। तो अरावली में जो स्थित अचलगढ़ की चोटी है, अचलगढ़ की चोटी है दोस्तों आपके सिरोही के अंदर। इसकी ऊंचाई के बारे में आपसे पूछा गया। इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो आपकी 1380 मीटर है, जबकि सबसे लंबी 1722 मीटर आपके गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। ठीक है ना। तो अचलगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों आपकी कितनी है? 1380 मीटर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया प्राचीनतम ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? चित्तौड़, आहड़, मालपुरा या फिर नगरी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। प्राचीनतम जो ताम्रवती नगरी है उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहां से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। तो प्राचीनतम जो ताम्रवती नगरी है किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 692 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की, क्या टोटल कहे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला जो खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर खेतड़ी तक, ये दोस्तों टोटल आपकी राजस्थान में लंबाई है। ये कितनी है ये आपको बताना है। देखिए टोटल लंबाई की मैं बात करूं राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? तो ये 692 किलोमीटर है टोटल। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया कि खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक टोटल लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों आपके 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, यानी कि पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। तो 28वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या फिर 46 सेंटीमीटर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सी समवर्षा रेखा यहाँ पर राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है, क्योंकि डेली क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर लेना चाहते हैं तो आज से ही और अभी से ही दोस्तों आपको शुरू करनी है तैयारी। तो कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो वो हो जाएगी दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और जिस पर दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला स्थित है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा भौगोलिक प्रदेश राजस्थान को दो भागों में बांटता? तो अरावली प्रदेश। और कौन सी समवर्षा रेखा? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दोस्तों आपको राजस्थान को दो भागों में बांटती है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? आर्द्र जलवायु, उष्ण जलवायु, उप आर्द्र जलवायु या फिर शुष्क जलवायु? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। पूर्वी राजस्थान की जलवायु इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है पूर्वी राजस्थान की जलवायु इनमें से कौन सी है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो पूर्वी राजस्थान की जलवायु देखिए शुष्क तो आपके देखिए दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की है, शुष्क तो देखिए आपके पश्चिमी राजस्थान की है। जबकि पूर्वी राजस्थान की बात करूं यहाँ पे देखिए आर्द्र जलवायु पाई जाती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका झालावाड़। सबसे आर्द्र जो जिला है वो आपका हो जाएगा झालावाड़। जबकि सबसे शुष्क जो जिला है, सबसे शुष्क जिला हो जाएगा दोस्तों आपका चूरू।
जो कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीपुर बांध, भीम सागर बांध, राम सागर बांध या फिर प्रताप सागर बांध? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। झालावाड़ जिले के अंदर जो उजाड़ नदी है वहां पर निर्मित बांध इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसी बहाने आपको नाम पता हो जाएगा। उजाड़ नदी कौन से जिले में बहती है? तो झालावाड़ जिले में बहती है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों निर्मित जो बांध है वो हो जाएगा आपका भीम सागर बांध। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि भीम सागर बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो झालावाड़ जिले में है। भीम सागर बांध कौन सी नदी पर है? उजाड़ नदी पर है। उजाड़ नदी कौन से जिले में बहती है? तो झालावाड़ जिले में। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर जो है करवाया गया है? सोम, जाकम, गोमती या फिर मानसी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। जयसमंद झील का निर्माण दोस्तों कौन सी नदी पर करवाया गया है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी को आंसर बताना। देखिए जाकम बांध की बात करो, जाकम नदी पर दोस्तों आपके जाकम बांध बनाया गया, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाकम बांध, ठीक है ना। तो और बात करूं जयसमंद झील की, तो ये इसका निर्माण देखिए दोस्तों आपके गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया है। गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया है जयसमंद झील, जो कि सलूम्बर जिले में स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपके जयसमंद झील है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? गंगानगर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बारां के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक जो मसाले हैं वो कौन से जिले के अंदर उत्पादित होते हैं, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। सभी को आंसर बताना है सर्वाधिक मसाले कौन से जिले के अंदर उत्पादित होते हैं, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? तो सर्वाधिक मसालों की बात करो, 12 जिले के अंदर आपके उत्पादित होता है। 12 को दोस्तों आपके वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और मसालों की रानी भी इसे कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को, बाजरा को, गेहूं को या फिर चावल को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अनाजों की रानी इनमें से किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से कितने प्रश्न टोटल आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखिए बाजरा की बात करूं, बाजरा के संदर्भ में दोस्तों राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है और इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है। खेजड़ी को भी दोस्तों आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है, और बाजरा को भी आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है। मक्का को दोस्तों आपके अनाजों की रानी कहा जाता है, पहले ही ऑप्शन इसका। और सर्वाधिक मक्का जो है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर उत्पादित होता है। उदयपुर जो जो जहां पर ज्यादा पानी होगा वहीं पर दोस्तों अनाज जो मक्का उत्पादित होगा, तो मक्का को दोस्तों आपके अनाजों की रानी कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर सीकर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। युद्ध संग्रहालय की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की गई, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है और काफी बार एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो कौन से जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है। तो युद्ध संग्रहालय की बात करूं दोस्तों, इसकी स्थापना आपके जैसलमेर जिले में की गई थी। सन अगर आपसे पूछे 2015 के दौरान दोस्तों युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर की गई थी। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया मेवाड़ के किस शासक ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह या फिर महाराणा रतन सिंह? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो आपका अचलगढ़ का किला है दोस्तों उसकी मरम्मत किसने करवाई थी, यही आपको बताना है। अचलगढ़ के किले की बात करूं राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सिरोही जिले के अंदर स्थित है, और इसका जो मरम्मत है, इसकी किले की जो मरम्मत है दोस्तों महाराणा कुंभा ने करवाई थी। महाराणा कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, और ये दोस्तों वीर विनोद की श्यामलदास की जो वीर विनोद है उसके द्वारा दोस्तों मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था। और इसके अलावा दोस्तों काफी सारे दुर्गों का जीर्णोद्वार भी मरम्मत भी करवाई थी, जिसमें अचलगढ़ का किला भी शामिल है, और इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? राणा कुंभा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह भारत ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने, चांदमल सुराणा ने या फिर जयनारायण व्यास ने? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। वीर भारत सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी आंसर बताइए यहाँ पर। वीर भारत सभा इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको दोस्तों सारी क्लासेज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि चैनल पर डेली क्लासेस शुरू हो चुकी है। वीर भारत सभा की स्थापना के बारे में बात करूं, केसरी सिंह भारत ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद गौरी के या फिर महमूद गजनवी के? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो लोक देवता गोगा जी है, जिन्हें सर्पों के देवता कहा जाता है, कौन से शासक के समकालीन थे, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो लोक देवता गोगा जी दोस्तों कौन से जो है शासक के समकालीन थे, यही आपको बताना है। तो ये थे दोस्तों आपके महमूद गजनवी के समकालीन, ठीक है ना, महमूद गजनवी के समकालीन थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोगा जी को जो जाहर पीर की उपाधि दी थी, जाहर पीर की जो उपाधि है वो आपके महमूद गजनवी ने ही दी थी, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का, विष्णु का, लक्ष्मण का या फिर नागराज का? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देव नारायण जी को किसका अवतार इनमें से माना जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए देव नारायण जी की बात करूं, वैसे तो देखिए दोस्तों ये आपके, वैसे तो देखिए सभी जातियों में दोस्तों पूजित है, लेकिन सर्वाधिक जो पूजित है वो गुर्जरों के आराध्य देव कहलाते हैं। देव नारायण जी गुर्जरों के दोस्तों आपके आराध्य देव कहलाते हैं, और इनको दोस्तों आपके विष्णु जी का अवतार माना जाता है। विष्णु जी का अवतार जो है देव नारायण जी को माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर अनिश्चित काल? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। विधानसभा का कार्यकाल आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान की विधानसभा का जो कार्यकाल है देखिए टोटल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद दोस्तों विधानसभा का जो है चुनाव होता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? गुलाबी गणगौर, देखिए महीना आपको याद हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछा गया है कि कहां पर मनाई जाती है। तो आंसर बताइए दोस्तों, गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, गुलाबी गणगौर आपके नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है। पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल, ठाकुर कुशाल सिंह? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अहुआ का जो विद्रोह दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए जयदयाल जो थे वो आपके कोटा के विद्रोही नेता थे। कोटा में विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों आपके जयदयाल और मेहराब का दो थे, लेकिन अहुआ का विद्रोह यहाँ पर पूछा गया। अहुआ का यहाँ पर पूछा गया है। अहुआ के अंदर आपको मालूम है सुगाली माता का दोस्तों मंदिर स्थित है, जिसे दोस्तों जो आपके दोस्तों चंपावत ठाकुर कुशाल सिंह का जो चंपावत परिवार है उनके दोस्तों ये कुलदेवी मानी जाती है। अहुआ के ठाकुर परिवार, कुशाल परिवार के ठाकुर कुशाल सिंह दोस्तों अहुआ का विद्रोही था, ठीक है ना। अहुआ के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो ठाकुर कुशाल सिंह के जो है के नेतृत्व में हुआ था। और इसका जो ये जो है दोस्तों अहुआ से छूटकर, अहुआ में जब विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। उसके बाद दोस्तों वहां से छूटकर ये सलूम्बर जो है निकल गए थे, ठीक है ना, अहुआ से। ये प्रश्न आया हुआ है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वालर नृत्य या फिर घूमर नृत्य? आंसर बताइए जल्दी से। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए गैर नृत्य की मैं बात करूं, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। बीलो का प्रसिद्ध नृत्य है, बीलो का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य की बात करूं, बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है और ग्रासिया जनजाति का यह जो है प्रसिद्ध है। और सिरोही के अंदर दोस्तों वालर नृत्य प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य की बात करूं दोस्तों, घूमर नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है। जयपुर का सर्वाधिक दोस्तों घूमर नृत्य आपके प्रसिद्ध है। जो गुलाबो है जो कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के, इसका संबंध आपके कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है और गुलाबो ने दोस्तों इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी। जोधपुर या मारवाड़ का दोस्तों ये आपके प्रसिद्ध है। तो गुलाबो किससे संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? लूनी नदी, जाखम नदी, चंबल नदी या फिर खारी नदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी यानी कि 12 महीनों बहने वाली नदी कौन सी है, यही आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। राजस्थान की 12 मास बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो राजस्थान की 12 मासी जो नदी है दोस्तों आपके चंबल नदी है। चंबल नदी की बात करूं दोस्तों, जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया अलवर का निमोचना हत्याकांड कब हुआ था। 1925 में, 1935 में, 1927 में या फिर 1921 में। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अलवर का जो निमोचना हत्याकांड है कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अलवर का निमोचना हत्याकांड कब हुआ था, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए अलवर का जो निमोचना हत्याकांड है, इसे दोस्तों गांधी जी ने दोहरी डायरी सही की संज्ञा दी थी। दोहरी डायरी सही की संज्ञा दी थी। और ये जो है दोस्तों आपके 1925 के अंदर आते हैं, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है। कोटा, बूंदी, उदयपुर या फिर किशनगढ़। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। किशोर सागर झील दोस्तों आपके कहां पर स्थित है। देखिए किशोर सागर झील, कई कहीं पे इसका नाम तालाब भी है, किशोर सागर तालाब या किशोर सागर झील, कोई सा भी आप बोल सकते हैं। कहां पर स्थित है, कोटा, बूंदी, उदयपुर या फिर किशनगढ़। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। किशोर सागर झील के बारे में बात करो, कोटा के अंदर ये स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। सिरोही को, कोटा को, प्रतापगढ़ को या फिर बीकानेर को। देखिए प्रश्नों में डिफरेंस है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किससे प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा गया। जबकि इसके विपरीत अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा, तो वो होती है दोस्तों आपके झालावाड़ को। इसी कारण दोस्तों झालावाड़ को आपके राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार चेरापूंजी मशीन नाम में दोस्तों आपके भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आपके झालावाड़ के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में प्राप्त होती है, किस जिले को प्राप्त होती है। तो सिरोही, कोटा, प्रतापगढ़ या फिर बीकानेर। सभी को आंसर बताना और क्लास के एंड में बताना 50 में से कितने प्रश्न टोटल आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो है आपके सिरोही जिले को प्राप्त होती है। सिरोही जिले को प्राप्त होती है। सिरोही जिले का जो माउंट आबू है, माउंट आबू है। अगर स्थान का संदर्भ पूछे किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो माउंट आबू हो जाएगा। और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा है जो आपके सिरोही को प्राप्त होती है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, धनिया की, खजूर की, तरबूज की या फिर जीरे की। जल्दी से इसका आंसर बताइए। दुर्गापुर जो केसर है वो कौन से किसकी जो है प्रसिद्ध किस्म है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में कभी कभार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। टोटल 50 प्रश्नों की क्लास होने वाले और प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दुर्गापुर केसर की बात करूँ, ये आपके तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया मृत नदी की उपमा की निम्न में से किस नदी को दी गई है। घग्गर नदी को, कातली नदी को, कांकनी नदी को या फिर साबी नदी को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, मृत नदी की उपमा। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए साबी नदी की बात करूं, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कांकनी नदी दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी जो एक ही जिले में बहती है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी आपके कांकनी नदी है, जिसे आपके मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर जिले के अंदर बहती है आपकी कांकनी नदी। आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी आपकी कांकनी नदी है। वही दोस्तों बात करूं घग्गर नदी की, घग्गर नदी की बात करूं दोस्तों आपके शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, यहाँ पे बहने के बाद दोस्तों ये आपके जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी कभी कभार चल जाती है। तो मृत नदी की संज्ञा दोस्तों आपके घग्गर नदी को दी गई है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब, अकबर और जहांगीर, और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब और शाह आलम। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके कितने आप पानी में है, कितने बार है, कितनी आपकी पढ़ाई चल रही है। और डेली क्लासेस चैनल पर लगती है, इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो बीकानेर शासक जो करण सिंह था दोस्तों, वो आपके शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।